हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। बेटा मेरी आवाज क्लियर है? एम आई क्लियरली ऑडिबल ना? दैट्स गुड। चलिए केमिकल बॉन्डिंग टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बॉन्ड पैरामीटर्स और उसके साथ साथ डायपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट एक देख लिया था। और मैंने आपको दो असाइनमेंट्स दिए थे। एक तो जो अपने लिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स थे और स्पीशीज थी जिनमें हमने स्ट्रक्चर डिटरमाइन किया था, उनके पोलर और नॉन पोलर नेचर को हमें अंडरस्टैंड करना था, आइडेंटिफाई करना था। जैसे हमने कुछ रोज के आंसर देख लिए थे और कुछ बची हुई थी, तो एक वो पार्ट देखेंगे हम। और मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी सेंड किए थे एज होम असाइनमेंट, एज होमवर्क। सो आई होप यू हैव डन दोस क्वेश्चंस। क्वेश्चन सॉल्व किए हैं बेटा सारे? वर्क कंप्लीट है आप लोगों का? यस का रिस्पॉन्स कम ही स्टूडेंट दे पा रहे हैं। ओके चलिए, तो सबसे पहले वो जो रिमेनिंग है अपने एग्जांपल्स, इनको ले लेते हैं। यहां पर हम POCl3 तक के केसेस ऑलरेडी देख चुके थे, पोलर और नॉन पोलर नेचर को लेकर। सो लेट अस कंटिन्यू विद द रिमेनिंग केसेस। SF4 ऑनवर्ड्स हमें देखना है। ओके तो बेटा कंफर्म करते जाइए। जो पोलर होगा उसमें मैंने 3 कैटेगरीज बनाई हुई है, आपको याद होगा टोटल 4 है, लेकिन फर्स्ट कैटेगरी में तो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स का केस था पोलर वाले में। लेकिन सेकंड, थर्ड और फोर्थ कैटेगरीज में पोलर के कौन से एग्जांपल्स आएंगे ये मैं आपको मेंशन करते जाऊंगा, तो चेक करना। SF4 विल बी अ पोलर मॉलिक्यूल। SF4 सीसॉ शेप्ड है, तो जहां पर शेप रेगुलर नहीं है, ऑल्दो सभी बॉन्डेड एटम्स आइडेंटिकल हैं, ऐसा वाला केस आपका आएगा इन केस ऑफ SF4। और SF6 नॉन पोलर में जाएगा। यहां ICl3 फिर से पोलर में जाएगा, जहां बॉन्डेड एटम्स आइडेंटिकल है पर शेप रेगुलर नहीं है। DRF5 भी ICl3 की ही तरह उसी कैटेगरी में जाएगा, पोलर है। IF7 नॉन पोलर है क्योंकि ये पेंटागोनल बाइपिरामिडल होता है। TeCl4 फिर से पोलर है। कहने का मतलब ये जो अपनी फोर्थ रो है, इसमें SF6 और IF7 दो नॉन पोलर है, बाकी सारे पोलर है और इनकी कैटेगरी भी सेम है। जहां शेप आपको रेगुलर नहीं मिलते हुए सारे बॉन्डेड एटम आइडेंटिकल के केस मिल रहे हैं। तो एक बार कंफर्म कर लीजिए आपने एग्जांपल उन्हीं कैटेगरीज में रखे हैं या नहीं। देन वी कम टू द नेक्स्ट केसेस। जेनॉन का XCF2 और XCF4, बेटा ये दोनों मॉलिक्यूल नॉन पोलर होंगे, बी वेरी केयरफुल, क्योंकि XCF2 लीनियर है और XCF4 स्क्वायर प्लेनर है। जेनॉन के साथ दोनों बॉन्डेड एटम भी आइडेंटिकल है, यहां दोनों फ्लोरीन, यहां चारों फ्लोरीन। सो दैट वे दीज टू एग्जांपल्स आर नॉन पोलर व्हाइल द रिमेनिंग ऑल एग्जांपल्स आर पोलर। ये बचे हुए जेनॉन के जो चारों मॉलिक्यूल्स अभी दिख रहे हैं, ये सब पोलर कैटेगरी में जाएंगे। बेटा जो XCF6 रहेगा ये जाएगा आइडेंटिकल बॉन्डेड एटम्स बट नॉट हैविंग रेगुलर शेप वाली जो अपनी कैटेगरी है वहां पर। और जो बचे हुए तीनों केसेस हैं हमारे पास, ये जाएंगे एक लास्ट कैटेगरी थी ना अपनी, जिसमें ना तो शेप रेगुलर था ना ही बॉन्डेड एटम आइडेंटिकल थे, उस कैटेगरी में जाएंगे ये तीनों एग्जाम्पल। एक बार कंफर्म कर लेना अपने आंसर्स में, क्या आपके आंसर्स यही हैं? चेक करिए अच्छे से। वेरी नाइस। ओजोन पोलर में जाएगा बेटा, बॉन्डेड एटम आइडेंटिकल है पर शेप रेगुलर नहीं है। ASF5 नॉन पोलर है, लेकिन SbCl3 फिर से पोलर है उसी कैटेगरी में जहां शेप रेगुलर नहीं है पर बॉन्डेड एटम एक जैसे हैं। XCO3 भी उसी कैटेगरी में जिसमें आप SbCl3 या ओजोन को डालते हैं, पोलर वाली कैटेगरी। SOF4
पोलर आएगा, पर ये केस आएगा जहां शेप रेगुलर है। ध्यान देना, SOF4 शेप रेगुलर है पर बॉन्डेड एटम एक समान नहीं है, तो ये पोलर का जो केस था अपना उसमें कैटेगराइज होगा, क्योंकि शेप इसका ट्राइगोनल बायपिरामिडल है बेटा। इसके बाद जो आयंस लिस्टेड है इनको भी देख लो। ClO2 पॉजिटिव पोलर, पोलर में मैं कैटेगरी बोल देता हूं अब। 1 2 3 4 अपने 4 केसेस थे। 1 मतलब था जहां पर हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स थे। सेकंड था जहां पर शेप तो रेगुलर थे पर बॉन्डेड एटम आइडेंटिकल नहीं थे। थर्ड था जहां पर बॉन्डेड एटम आइडेंटिकल थे पर शेप रेगुलर नहीं थे। और फोर्थ जहां पर ना तो शेप रेगुलर थे ना ही बॉन्डेड एटम आइडेंटिकल थे। तो ये पोलर में थर्ड कैटेगरी में जाएगा ClO2 प्लस। ClO2 माइनस भी पोलर में थर्ड कैटेगरी में जाएगा। ICl2 पॉजिटिव ये भी पोलर की थर्ड कैटेगरी में जाएगा। ICl2 नेगेटिव नॉन पोलर में जाएगा बेटा, बी केयरफुल, क्योंकि ये लीनियर शेप का है, ये नॉन पोलर में जाएगा। H3O प्लस पोलर थर्ड कैटेगरी। सल्फेट फॉस्फेट दोनों नॉन पोलर। SiF6 डाइनेगेटिव नॉन पोलर। BF4 नेगेटिव नॉन पोलर। ClO4 नेगेटिव नॉन पोलर। ClO3 नेगेटिव पोलर में थर्ड कैटेगरी। ClO2 नेगेटिव पोलर में थर्ड कैटेगरी। CH3 नेगेटिव पोलर में थर्ड कैटेगरी। I3 नेगेटिव नॉन पोलर, क्योंकि लीनियर है और बॉन्डेड एटम आइडेंटिकल है। N3 नेगेटिव नॉन पोलर। XeO4 डाइनेगेटिव विल बी पोलर, अगेन थर्ड कैटेगरी, क्योंकि ये सीसॉ शेप्ड आता है। लेकिन XeO6 -4 ये नॉन पोलर में जाएगा, क्योंकि ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है बेटा। Then XeF5 positive will be polar third. XeF5 negative will be non-polar. Be careful. बहुत छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं, पर आपने शेप यदि डिटरमाइन किए हैं तो आप पूरी बात समझ पा रहे होंगे कि क्यों मैंने XeF5 पॉजिटिव को पोलर कहा है और इसे नॉन पोलर कहा है। इसके बाद आ जाते हैं NO2 नेगेटिव पोलर थर्ड कैटेगरी। NO2 पॉजिटिव नॉन पोलर। NO3 नेगेटिव नॉन पोलर। NH4 पॉजिटिव नॉन पोलर। कार्बोनेट आयन नॉन पोलर। एंड SO3 डाइनेगेटिव विल बी पोलर थर्ड कैटेगरी। पोलर में ये थर्ड कैटेगरी में जाएगा। सारे करेक्ट हैं बेटा आप लोगों के? सारे मैच कर रहे हैं आंसर्स? ओके, वेरी नाइस। अब बेटा ये जो पार्ट था ना अपना, मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि डाइपोल मोमेंट पोलर नॉन पोलर नेचर का ये सबसे पहला लेवल है, सबसे कॉमन। और कई बार क्वेश्चंस इन्हीं पॉइंट्स को लेकर आते हैं। उनका पूछने का तरीका कैसा होता है ये मैंने आपको बता ही दिया था क्वेश्चंस के थ्रू। तो अब ये जो हमारे पास लिस्टेड क्वेश्चंस हैं, नॉट दिस, ये वाले, इनका हम डिस्कशन करते हैं, जो अभी तक के अपने पूरे बॉन्ड पैरामीटर से रिलेटेड है। तो ये असाइनमेंट्स मैंने आपको सेंड किए थे। आई होप यू हैव कंप्लीटेड दीज असाइनमेंट्स। और इसमें ज्यादातर क्वेश्चंस जो है ना बेटा, मैक्सिमम ये प्रीवियस ईयर जेई के क्वेश्चंस में से लिए गए हैं। उनको थोड़ा बहुत मॉडिफाई भी किया है कहीं कहीं पर एग्जाम्पल्स उन्हीं में से लिए गए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं। पहला लेवल पोलर नॉन पोलर पहचानना या डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो जीरो पहचानना। दूसरा लेवल और उसके आगे का लेवल अब हमारे सामने आएगा। तो अभी तो ये बॉन्ड प्रॉपर्टीज, बॉन्ड एंगल वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। इसके बाद वाला एक पार्ट मैंने जो आपको दिया था, ये डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। तो चलिए वन बाय वन इन सभी को डिस्कस करेंगे। पहले डाइपोल मोमेंट से पुराने वाले जो कॉन्सेप्ट थे हमारे, उनको लेकर आंसर देखते हैं। बॉन्ड एंगल बहुत इंपॉर्टेंट। यहां पर बेटा मैं आंसर्स भी बताऊंगा और हम उनका रीजनिंग भी डिस्कस करते चलेंगे। तो पहला केस जो हमारे सामने है NF3ClF3BF3, NF3ClF3BF3, इसका सही आंसर ClF3 NF3 बढ़ता हुआ ऑर्डर पूछा गया था।
So this will be the correct order. ClF3, NF3, BF3. कॉन्सेप्ट लगेगा हाइब्रिडाइजेशन में परसेंटेज एस कैरेक्टर. sp3d दो लोन पेयर है, टी शेप्ड है, मतलब 90 डिग्री से स्लाइटली लेस एंगल वाला केस बनेगा. NF3 sp3 वन लोन पेयर पिरामिडल है, 109 डिग्री से थोड़ा कम होगा. BF3 sp2 है, ट्राइगोनल प्लेनर क्योंकि लोन पेयर नहीं है. तो जितना s% ज्यादा है उतना बॉन्ड एंगल भी ज्यादा है. सो दिस इज द ऑर्डर इन द फर्स्ट पार्ट. सेकेंड वाला चेक करते हैं. सेकेंड वाला अपना ऑर्डर क्या था? CCl4 PCl3 Cl2O. CCl4 PCl3 Cl2O. इसका सही आंसर Cl2O PCl3 CCl4. कॉन्सेप्ट क्या यूज हुआ? तीनों में बेटा हाइब्रिडाइजेशन सेम आएगा. लोन पेयर इसमें 2 आएगी, इसमें 1, इसमें 0. सेंट्रल एटम की लोन पेयर की बात कर रहा हूं मैं. सेंट्रल एटम की लोन पेयर ज्यादा होने पर एंगल डिक्रीज हो जाता है, राइट? तो दिस इज द आंसर. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट ऑर्डर चेक करिए. नेक्स्ट ऑर्डर था अपना क्लोरीन और ऑक्सीजन से बने हुए कुछ नेगेटिव आयंस. ये काफी आसान, क्योंकि इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन बेटा सेम आएगा क्लोरीन का इन ऑल द 3 केसेस. तो आप दूसरे फैक्टर पे जाएंगे, लोन पेयर. तीनों में क्लोरीन sp3 हाइब्रिड है, बट sp3 विथ 2 लोन पेयर्स, विथ 1 लोन पेयर एंड विथ 0 लोन पेयर. तो एंगल इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा. अभी तक के केसेस काफी सिंपल ही थे, जहां एक ही फैक्टर लग रहा था. पर अब जो नेक्स्ट केस आ रहा है हमारे सामने बेटा, इसमें 2 फैक्टर यूज होंगे. तो ध्यान देना. अगले क्वेश्चन का आंसर है SO3 डाई नेगेटिव, SO4 डाई नेगेटिव और NO3 नेगेटिव. ये आंसर आना चाहिए. चेक दिस. ऐसा क्यों हुआ? NO3 नेगेटिव का नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिड है और इन दोनों का सल्फर sp3 हाइब्रिड है. तो sp2 वाले का एंगल sp3 वाले से ज्यादा आएगा. अब sp3 में यहां लोन पेयर नहीं है और यहां लोन पेयर है, तो लोन पेयर वाले केस में एंगल कम होगा. सो दिस इज द ऑर्डर. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट केस लेते हैं. बेटा ये जो नेक्स्ट केस हमारे पास है, ये ऑलरेडी अपने क्लास नोट्स में मैंने आपको एक पर्टिकुलर फैक्टर में बताया ही था. सो आई डोंट थिंक दैट दिस नीड्स टू बी डिस्कस्ड. मैं सीधे इसका आंसर लिखता हूं. इस पे बात ऑलरेडी क्लास में हो चुकी है. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला जो फैक्टर मैंने बताया था ना बेटा, जरा रिकॉल करिए. यहां पे वही फैक्टर अप्लाई हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला फैक्टर. सो मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन सेंट्रल एटम gives us less bond angle, sorry, more bond angle. सेंटर की तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है. नाउ वी कम बैक टू द नेक्स्ट वन. चेक करते हैं. ओके, नाइट्रोजन के ये तीनों ऑक्सी एनायंस, ऑक्सो एनायंस लेते हैं. तो यहां पर बेटा ऑर्डर फिर से 2 फैक्टर लगेंगे, ध्यान देना. NO2 नेगेटिव का कम है, NO3 नेगेटिव इससे ज्यादा है और NO2 पॉजिटिव सबसे ज्यादा है. फैक्टर क्या लगा? NO2 प्लस का नाइट्रोजन sp हाइब्रिड, जबकि NO3 माइनस का sp2 और NO2 माइनस का भी sp2. तो sp वाला लीनियर है और sp2 वाले लीनियर नहीं है. जहां लोन पेयर है, यहां लोन पेयर नहीं है तो 120 डिग्री परफेक्ट, और लोन पेयर आने की वजह से NO2 नेगेटिव में 120 से कुछ कम होगी वैल्यू. तो ये कंपैरिजन इस तरह से हो रहा है. नेक्स्ट केस ध्यान से देखें. नेक्स्ट इज अगेन अ सिमिलर सिचुएशन, जहां आपको 2 फैक्टर यूज करना है और ये 2 फैक्टर्स हैं. फिर से पहला हाइब्रिडाइजेशन, SO2 और SO3 में सेम हाइब्रिडाइजेशन आता है एंड दैट इज sp2, और कार्बन डाइऑक्साइड में sp आता है कार्बन का.
अब यहां दोनों sp2 में लोन पेयर नहीं है SO3 में और एक लोन पेयर है SO2 में, तो वैसा ही इफेक्ट अप्लाई हुआ। अगला एग्जांपल चेक करते हैं बेटा। इसके बाद वाला अगेन ये भी सिंपल है, क्योंकि यहां पर हाइब्रिडाइजेशन सेम आता है, बस लोन पेयर वाला इफेक्ट लगेगा। NH2 नेगेटिव, NH3 और NH4 पॉजिटिव। बेटा इन सारे एग्जांपल्स में नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिड है, इन सभी में नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिड है, लेकिन 2 लोन पेयर्स, 1 लोन पेयर एंड 0 लोन पेयर का केस है। तो बस एंगल डिसाइडिंग यही हो गया। हाइब्रिडाइजेशन सेम हो तो लोन पेयर से चेक करना है, ये फैक्टर हमने यूज किया। आइए देखते हैं व्हाट इज नेक्स्ट। यहां अब ये दोनों एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है बेटा हमारे लिए, इनको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन डिटेल में करने जा रहा हूं, तो इस बात पर आप ध्यान दीजिएगा। बेटा जो अगले अपने तीनों एग्जांपल्स हैं, पहले मैं उनके स्ट्रक्चर यहां ड्रॉ कर रहा हूं। तीनों में ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिड है, तीनों में ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिड है, 2 लोन पेयर है और बॉन्डेड एटम्स का अरेंजमेंट बेंड शेप में आता है, लाइक दिस। ऐसा ही OF2 की तरह वाटर में भी हुआ और ऐसा ही OF2 की तरह Cl2O में हुआ, लाइक दिस। कुछ खास बात, एक तो फैक्टर हम लगा दें कि तीनों में यदि हाइब्रिडाइजेशन सेम आ रहा है, लोन पेयर सेम आ रही है, तो हमें जाना चाहिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले फैक्टर पे। अब जरा देखिए यहां पर जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो कहां जाएगी। बेटा ऑक्सीजन की तुलना में फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो मैंने फ्लोरीन की तरफ एरो इंडिकेट किया, मतलब शेयर्ड पेयर फ्लोरीन की तरफ जाएंगी। और बाकी दोनों एग्जाम्पल में उल्टा होगा, ये शेयर्ड पेयर ऑक्सीजन की तरफ होगी। अब यहां एक छोटा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट आता है और उसका सॉल्यूशन भी एक ध्यान से सुनना। कंफ्यूजिंग पॉइंट ये होता है कि यहां दोनों सेंटर की तरफ जा रही है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस यहां ज्यादा है, तो हमें ऐसा लग रहा है कि सेंटर की तरफ यहां ज्यादा शिफ्टेड होगी पेयर। ट्रू भी है, लेकिन यहां एक और प्रॉब्लम है कि जब भी मैं एक और नया फैक्टर बता रहा हूं, वैसे तो वो कॉम्प्लीमेंट ही करता है हमारे पुराने फैक्टर को, पर यह भी एक फैक्टर में काउंट होता है, कहीं कहीं होगा। ये कहां होगा सुनिए ध्यान से। यदि आपके मॉलिक्यूल में टर्मिनल पोजीशन पे फ्लोरीन के नीचे वाला कोई भी हैलोजन है, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, यदि ये टर्मिनल पोजीशन पे आ रहा है, कॉर्नर पे ये एटम है क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, तो इनका अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे को काफी रिपेल करता है और ये एंगल को बढ़ाने में मदद करता है। मतलब एक और फैक्टर लग गया है यहां पे कि जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ क्लोरीन है ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये वाला फैक्टर फ्लोरीन में नहीं लगेगा, लेकिन क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है, लेकिन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में अप्लाई होगा, तो इस वजह से भी ये एंगल इंक्रीज हो जाता है। और जिस ऑर्डर में मैंने इनको लिखा है यही इनका सही इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल है। OF2 सबसे कम, H2O उससे ज्यादा और Cl2O सबसे ज्यादा। Cl2O is maximum, like this. So this is the order. चेक करिए कहीं कोई दिक्कत तो नहीं। मैं रिपीट कर देता हूं, तीनों में सेम हाइब्रिड स्टेट, सेम नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखी जाए तो ये क्लियरली समझ में आता है कि इसका एंगल सबसे कम आना चाहिए क्योंकि सेंटर से दूर है। ये दो कंफ्यूजिंग एग्जांपल है, तो यहां मैंने एक बात जोड़ी है, वो ये कि फ्लोरीन के अलावा यदि कोई हैलोजन है तो उनके अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी रिपेल करके एंगल को बढ़ाने में मदद करते हैं, बॉन्ड्स को सेपरेट ज्यादा करवा देते हैं। तो इस वजह से, इस रिपल्शन के कारण इस एग्जाम्पल में बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है। बेटा एक लास्ट केस हमारे पास और है, आइए चेक करें इसमें कौन कौन से 3 एग्जाम्पल इंक्लूडेड है। यस, NF3, XCF2 और OF2।
इसका सही आंसर बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, इसमें OF2 सबसे कम, NF3 उससे ज्यादा और XCF2 सबसे ज्यादा। हमें नहीं भूलना चाहिए कि केस ऑफ XCF2 क्या है बेटा। जो केस ऑफ XCF2 है, यह XCF2 वाला केस मैक्सिमम बॉन्ड एंगल पर इसलिए गया क्योंकि यहां हाइब्रिडाइजेशन sp3d आ रहा है, यानी परसेंटेज s तो इन दोनों से कम है, पर यहां 3 लोन पेयर है बेटा, और ऐसी सिचुएशन में यह शेप लीनियर होता है। यह मैंने आपको अलग से बात लिखवाई है, और लीनियर का मतलब 180 डिग्री बॉन्ड एंगल, और इसी वजह से यह एग्जाम्पल मैक्सिमम बॉन्ड एंगल की पोजीशन पर है। यह एग्जाम्पल मैक्सिमम बॉन्ड एंगल की पोजीशन पर है। एक छोटा सा पॉइंट में और लेता हूं, बॉन्ड एंगल को ही लेकर है, और ये क्लोरीन क्लोरीन रिपल्शन से जो बात एक नई सामने आई, इसको लेकर मैं रिलेट कर रहा हूं, इस पे ध्यान देना बेटा। ईथर्स जानते हो आप कौन से कंपाउंड्स को ईथर्स बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? ईथर्स बताइए ना, यस नो से काम नहीं चलेगा। क्या होते हैं ईथर्स? जनरल फॉर्मूला क्या फॉलो होता है बेटा? ईथर्स में जनरल फॉर्मूला होता है ROR'। इसमें एक ऑक्सीजन है और इससे जुड़े 2 हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स हैं, और बेटा दोनों हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स, अब आप अच्छे से समझ पाएंगे कि इसके स्ट्रक्चर में ये दोनों हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स जो भी हैं, ये ऐसे बेंट अरेंजमेंट में आ जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिड होकर 2 लोन पेयर के साथ है। यहां भी वही फैक्टर लगता है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनो कि ये जो दोनों हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स हैं, सोचो ये कम से कम क्या होंगे? कम से कम ये हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स क्या होंगे? कम से कम बेटा CH3 होंगे ना, छोटे से छोटा ग्रुप भी होगा तो इन दोनों का जो रिपल्शन होता है, बड़े ग्रुप हैं, कम से कम CH3 है, उसकी वजह से इन मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड एंगल की वैल्यू sp3 की कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू से भी थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो स्पेशल केस है, नोट करके रख सकते हैं आप। ईथर्स में 2 एल्काइल ग्रुप्स के रिपल्शन की वजह से जो बॉन्ड एंगल होता है वह 110 डिग्री बॉन्ड एंगल ईथर्स में ऑब्जर्व किया जाता है, ड्यू टू दिस रिपल्शन ऑफ द 2 हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स। So you can add this important example of ethers. ethers के इस important example को ध्यान में रखेंगे, ऐड करके रखेंगे। ऑफ कोर्स बेटा, ये जो क्लास नोट्स वाली आपकी कॉपी चल रही है, उसी में आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर लिखना चाहिए, क्योंकि ये आपको जब भी आप रिवाइज करते हो, टेस्ट के पहले आप अपने नोट्स पढ़ते हो, तो उसमें रीडिंग का पार्ट ही होना चाहिए, मतलब थ्योरी की तरह ये लिखे होना चाहिए। आप मॉड्यूल के सॉल्यूशन के लिए चाहें तो अलग से कॉपी बनाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर ये आपके रनिंग नोट्स कॉपी में ही एडेड होना चाहिए, सारे क्वेश्चन और आंसर। R is a hydrocarbon group बेटा ऋषिकेश। बेटा अब चलते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चंस पर। हमारी लिस्ट में इसके बाद था अरेंज दीज टू इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ। बेटा आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन दिस वन फर्स्ट ऑफ ऑल। इसमें जो 3 एग्जाम्पल इंक्लूडेड है,
पहली बात तो ये कि ये बेंड्स रूल का एप्लीकेशन दिया गया था। ये बेंड्स रूल के दो लगातार एप्लीकेशन मैंने आपको दिए हैं, दो लगातार क्वेश्चन जो आप देख सकते हैं, ये बेंड्स रूल के एप्लीकेशन है। एक बॉन्ड लेंथ पर और एक बॉन्ड एंगल पर दिया गया एप्लीकेशन है। अब बिफोर कमिंग टू द आंसर्स, मैं आपको बता रहा हूं पहले हाइड्रोजन परऑक्साइड और ये जो तीनों मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास, इनके स्ट्रक्चर की एक खास बात सुनो बेटा। हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 को बोलते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। इसके स्ट्रक्चर में, जस्ट वेट, इसके स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिड है और उस ऑक्सीजन पर हर एक पर दो लोन पेयर है। sp3 और दो लोन पेयर में ये बेंट अरेंजमेंट बनती है। सिमिलर सिचुएशन HO2F में भी आएगी और सिमिलर सिचुएशन O2F2 में भी आएगी। O2F2 तीनों में ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिड है और दो लोन पेयर होने की वजह से उसके आसपास उसके दो बॉन्डेड एटम बेंट अरेंजमेंट में है। बेटा ये जो तीनों स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड और बाकी दोनों मॉलिक्यूल सिमिलर स्ट्रक्चर वाले होते हैं। इन्हें हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर कहा जाता है, क्योंकि ये होते ही वैसे हैं। कैसे होते हैं? हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर? इसका मैं आपको थोड़ा इमेजिनेशन करवा रहा हूं, ध्यान देना। हाइड्रोजन परऑक्साइड या तीनों मॉलिक्यूल्स में दोनों ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिड है, ठीक है? इमेजिन करना, इधर देखते जाना। sp3 हाइब्रिड एटम और दो लोन पेयर है, दो बॉन्डेड एटम है। sp3 हाइब्रिड एटम, उस पे दो लोन पेयर है, उसके दो बॉन्डेड एटम है। ऐसा ही इसका भी sp3 हाइब्रिड एटम, टू लोन पेयर्स एंड इट्स टू बॉन्डेड एटम्स आर देयर। ठीक, अब दो ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को आप ये पेन की पोजीशन मान लीजिए और जहां से मैंने दोनों तरफ से इसको होल्ड किया है वहां ऑक्सीजन की पोजीशन आप अज्यूम कर लीजिए। अब sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल अरेंज्ड कैसे होते हैं? टेट्राहेड्रली। तो एक ऑर्बिटल ने तो बॉन्ड बना लिया चार में से, sp3 हाइब्रिड चार ऑर्बिटल में से एक ने तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड बना लिया, दोनों ऑक्सीजन के साथ यही हुआ। अब बचे हुए तीन ऑर्बिटल और कहां हैं? तो तीन ऑर्बिटल में एक ऐसे ऊपर बाहर उस तरफ जा रहा है, एक ऑर्बिटल इस तरफ आ रहा है और एक ऑर्बिटल ऐसे नीचे जा रहा है, यानी दो ऊपर और एक ऐसा नीचे इस ऑक्सीजन के अलोंग। ऐसा ही इस ऑक्सीजन के अलोंग दो ऑर्बिटल ऐसे ऊपर होंगे, एक ऑर्बिटल ऐसे नीचे होगा। अब हाइड्रोजन कहां है? तो ये दो ऑक्सीजन हो गए, हाइड्रोजन यहां है, इधर वाला जो मेरे राइट में है, ये हाइड्रोजन यहां है और लेफ्ट वाले ऑक्सीजन से जुड़ा हाइड्रोजन इस तरफ है, आपकी तरफ। ये मेरी तरफ है और ये आपकी तरफ है। और बचे हुए जो ऑर्बिटल हैं, मतलब इधर वाला लोन पेयर कंटेनिंग है, इधर वाला लोन पेयर कंटेनिंग है, इस ऑक्सीजन के इस तरफ वाला लोन पेयर कंटेनिंग है, इस तरफ वाला लोन पेयर कंटेनिंग है। तो एटम्स कहां है? सोचो बेटा, एटम्स की पोजीशन ऐसे बन रही है, इधर हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। कुड यू इमेजिन? हाइड्रोजन ऑक्सीजन, मतलब हाइड्रोजन आगे की तरफ है, फिर इधर ऑक्सीजन पीछे आया, उसी लाइन में ऑक्सीजन है, फिर हाइड्रोजन इधर पीछे की तरफ है। सो इट बिकम्स अ हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर, राइट? ये तीनों ही केसेस पे अप्लाई होता है। ये तो मैंने आपको वो जानकारी दी जो बस आपको पता होनी चाहिए। इसका अभी बेंड्स रूल के क्वेश्चन और आंसर से कोई रिलेशन नहीं है। हम यहां पर अब लगाते हैं बेंड्स रूल। तो बेटा जितनी चीजें तीनों में कॉमन दिख रही है, अभी एक मिनट के लिए उसको भूल जाइए।
लोन पेयर है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड है, पर डिफरेंट जो है उस पर हम फोकस करें। तो बेंड्स रूल का कॉन्सेप्ट ये है कि जहां हाइड्रोजन प्रेजेंट है उस बॉन्ड में मोर S% का यूज करेगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का S% ज्यादा यूज होगा। हाइब्रिडाइजेशन sp3 है ना, तो इस बॉन्ड में ऑक्सीजन अपना ज्यादा S% यूज करेगा। क्या मैं बोल सकता हूं कि इसका अपोजिट इफेक्ट इस बॉन्ड पे आएगा? इस बॉन्ड पे क्या इफेक्ट आया? लेस S%। बेटा मैं दो एक्सट्रीम ले रहा हूं, फर्स्ट और थर्ड, ऑटोमेटिकली ये वाला एग्जांपल इन बिटवीन रिजल्ट्स दे देगा। तो आइए इस थर्ड वाले में देखें क्या हो रहा है। तो बेटा इस थर्ड वाले में इस बॉन्ड के लिए S% कम होगा, तो इसका अपोजिट इफेक्ट इस बॉन्ड पर आएगा जहां पर S% ज्यादा होगा। एंड आई एम श्योर कि बेस्ड ऑन दिस आप इसका रिजल्ट बता पाएंगे। बेटा यहां पर फाइनली आंसर बनेगा, बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन करना था हमें, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, एक बार उधर चेक कर लेते हैं क्या पूछा गया है क्वेश्चन में। इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात कर लेते हैं। जहां S% कम है वहां लेंथ ज्यादा है, जहां S% ज्यादा है वहां लेंथ कम है। तो बेटा अपना फाइनल आंसर O2F2 लेस देन HO2F लेस देन H2O2, H2O2, दिस इज द ऑर्डर। चेक करिए, नोट करके रखिए बेटा इसको। बेंड्स रूल के साथ ऐसा है कि आपको रिपीटेडली प्रैक्टिस करना पड़ेगी। बेटा आशिता, ईथर्स सिंपली एक कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स है जो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत डिटेल में पढ़ोगे। आर सेम भी हो सकते हैं हाइड्रोकार्बन ग्रुप और डिफरेंट भी हो सकते हैं। बेंड्स रूल लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं, वहां से आप जो स्टेटमेंट्स हैं, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स, उन्हें पढ़िए एंड यू विल अंडरस्टैंड द थिंग्स। ऑक्सीजन से यदि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ेगा तो उस बॉन्ड की तरफ S% कम यूज होगा, मतलब मैं बात फ्लोरीन की कर रहा हूं। और ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव H जुड़ा है तो उस बॉन्ड में S% ज्यादा यूज होगा। OF की तुलना में OH बॉन्ड ज्यादा S% यूज करेगा। आप OF और OH को कंपेयर कर रहे हो और उसका अपोजिट इफेक्ट ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड पे आ जाएगा। बेटा प्रियांश जरा ध्यान से देखो, ब्लू और येलो कलर्ड जो पेन से लिखे हुए हैं उस डिफरेंस को भी तो समझो। कौन से बॉन्ड में S ज्यादा है, कौन से बॉन्ड में S कम है, ये चेक करना है आपको। इट इज जस्ट वन मोर एप्लीकेशन जो आप बेंड्स रूल को कई जगह अप्लाई होगा बेटा बेंड्स रूल। तो बेंड्स रूल के ये वन ऑफ द एप्लीकेशंस में आप ऐड कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। सिमिलर चीजें मैं आपको बता ही चुका हूं लास्ट लेक्चर में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि यदि कार्बन कार्बन बॉन्ड हमने कंपेयर किया था, 6 हाइड्रोजन लगे थे 6 फ्लोरीन लगे थे, तो दोनों की लेंथ में फर्क था। वहां से भी आप टॉपिक को, कॉन्सेप्ट को रिलेट कर सकते हो। बेटा अभी चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। यह भी बेंड्स रूल का एक और अलग एप्लीकेशन है। इसमें XYZ 3 बॉन्ड एंगल्स यहां पर लेना थे। मैं आपको पहले बता दूं कि इसमें एग्जाम्पल क्या इंक्लूड किया गया है। इंक्लूडेड एग्जाम्पल है कार्बन के साथ जुड़ने वाले 2 हाइड्रोजन है यहां पर और 2 फ्लोरीन है।
2 हाइड्रोजन है और 2 फ्लोरीन एटम्स हैं, लाइक दिस। अब बेटा यहां पर दोनों तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। एक जो मैंने आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कॉन्सेप्ट बताया, चाहे तो आप उसे यूज करिए या फिर यूज करिए बेंट्स रूल के कॉन्सेप्ट को। यहां पहली बात तो वो जो एक्स वाई जेड है वो मैं मेंशन कर देता हूं। तो इस बॉन्ड को एक्स बताया गया है, बॉन्ड एंगल को, जो एच सी एच वाला है। इसे वाई एंगल बताया गया है जो एफ सी एफ एंगल है, और एच सी एफ वाले को जेड बताया गया है। हमें इन तीनों बॉन्ड एंगल्स को कंपेयर करना है। कंपेयर करने के पहले आइए चेक करें कि कौन से इलेक्ट्रॉन पेयर कहां जा रहे हैं बॉन्ड पोलैरिटी को देखते हुए। तो बेटा ये पेयर फ्लोरीन की तरफ है और ये वाले पेयर हाइड्रोजन की तरफ शिफ्टेड होंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे हमने देखा। अदर देन दिस हम बेंट्स रूल से भी आंसर निकाल सकते हैं। तो सेंटर की तरफ जो पेयर के इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उनमें आपस में रिपल्शन ज्यादा होगा, तो x वैल्यू विल बी मैक्सिमम एंड z विल कम इन बिटवीन, y विल बी मिनिमम। दिस विल बी द ऑर्डर। चाहे तो आप इसी बात को बेंट्स रूल से भी यूज करके बता सकते हैं, अप्लाई करके बता सकते हैं कि कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बनाया इसमें मोर s% यूज हुआ और फ्लोरीन के साथ बनने वाले बॉन्ड में लेस s% यूज हुआ है। सो द ऑर्डर इज फाइनली दिस ऑर्डर। चेक करिए, आंसर लिखिए। ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आपके बेंट्स रूल का एप्लीकेशन है। बेटा उमंग, जो कॉमन चीजें होती है ना उनको हटा के कंपेयर करना होता है। नो डाउट लोन पेयर वाले ऑर्बिटल में s% ज्यादा होगा, बिल्कुल होगा, पर लोन पेयर तो तीनों में है ना ऑक्सीजन के पास, इसलिए हमें उस पर फोकस नहीं करना है। हमें क्वेश्चन ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड का पूछा है, तो डिफरेंसेस कहां है ये चेक करना होगा। बेटा वैष्णवी, आप लोन पेयर किस सेंट्रल एटम की बात कर रहे हैं? और लोन पेयर जहां होंगे वहां रिपल्शन लोन पेयर का आपस में ज्यादा होगा, तो बॉन्डेड एटम का जो बॉन्ड एंगल होगा वो कम होगा, ऐसे चेक करेंगे हम। बेटा अपूर्व, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्लोरीन वाले बॉन्ड में कहां जा रही है? सेंटर से दूर है ना। हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? जब सेंटर की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही हो तो एंगल बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ना आपने फैक्टर याद कर लिया, पर कहां बढ़ना यह भी तो ध्यान रखो बेटा। अस्तित्व ज्यादा s% मतलब ज्यादा बॉन्ड एंगल, और ज्यादा s% मतलब कम बॉन्ड लेंथ। एस ऑर्बिटल का परसेंटेज ज्यादा। पहले आप थ्योरी भी पढ़े एक बार। सारे कॉन्सेप्ट कई स्टूडेंट्स उल्टा ही लगा रहे हैं कि ये ज्यादा होगा तो मतलब जो होना चाहिए उसका अपोजिट आप सोच रहे हैं। Beta, now I continue with the next question. डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल इसमें बताना था। बेटा ये दोनों एग्जाम्पल जो आपके पास हैं ये ऑलरेडी आपकी नोटबुक में नोटेड है, एक बार चेक कर लीजिए।
ये ड्रैगोज रूल में दोनों एग्जाम्पल हो चुके हैं, केवल आपको फिर से याद आ जाए और रिवाइज हो जाए, अपनी कॉपी में फिर से दोबारा दिखाई दे क्वेश्चंस के साथ, इसलिए ये पर्पस था इनको देने का। मैं सीधे इसलिए अगले क्वेश्चन पे चलता हूं, यहां रीजनिंग करनी थी। ये भी बातें ऑलरेडी क्लास में हुई है कि मॉलिक्यूलर हैलोजेंस में जब बॉन्ड एनर्जी कंपेयर होती है तो क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर देन फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड होता है। एंड आई होप यू रिमेंबर कि एफ बॉन्ड वीक क्यों हो जाता है जबकि लेंथ तो शॉर्ट है। वीक हो जाने की वजह थी इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ऑफ द टू फ्लोरीन एटम्स। फ्लोरीन एटम्स के पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर यूज नहीं हो रही है, उनका इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन यहां पर फैक्टर था। ये दो फ्लोरीन एटम्स हैं, छोटे साइज की वजह से लेंथ यहां पर बॉन्ड्स के बीच की शॉर्ट होती है और ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स एक दूसरे को ज्यादा रिपेल करती है। वी कॉल इट इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ये बॉन्ड को वीक बना देता है। नेक्स्ट है लोन पेयर इन नाइट्रोजन इन अमोनिया। लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनिया इज डायरेक्शनल। ये एक अच्छा टेक्निकल पॉइंट है बेटा, क्वेश्चन में ध्यान देना होगा। ये वाला कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है जब ड्रैगोज रूल हम पढ़ रहे थे, तो आपको याद होगा कि ड्रैगोज रूल में हमने कहा कि अमोनिया का नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिड है और जो लोन पेयर होती है अमोनिया के नाइट्रोजन की, जो लोन पेयर होती है वो वन ऑफ द 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की लोन पेयर होती है। सो हियर आई मेंशन कि जो लोन पेयर दिखाई दे रही है हमें, ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, क्योंकि नाइट्रोजन यहां sp3 हाइब्रिड था। और यदि हम इसकी जगह पर अब फॉस्फीन को ले लें तो बेटा फॉस्फीन का जो फॉस्फोरस होता है ये बॉन्डिंग में अपने प्योर p ऑर्बिटल्स को यूज करता है। आई होप यू रिमेंबर दिस। और प्योर p ऑर्बिटल्स के यूज की वजह से यहां मैं लिखता हूं नो हाइब्रिडाइजेशन, नो हाइब्रिडाइजेशन, कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। और पोजीशन ऑफ जो लोन पेयर है वो s ऑर्बिटल में होती है। अब बेटा s ऑर्बिटल स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है तो ये नॉन डायरेक्शनल कहलाती है। फॉस्फीन के फॉस्फोरस की लोन पेयर का नेचर नॉन डायरेक्शनल है और ये डायरेक्शनल लोन पेयर में काउंट होती है क्योंकि ये टेट्राहेड्रॉन के एक 4th कॉर्नर पर डायरेक्टेड होती है। सो इट इज डायरेक्शनल लोन पेयर। ओके हाँ जी, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, अगला क्वेश्चंस लेते हैं। बेटा इसके बाद वाले अपने सभी क्वेश्चंस अब डायपोल मोमेंट पर बेस्ड हैं, तो इनकी शुरुआत करते हैं। और जो मैंने आपको अभी तक लेवल 1 बताया है कि डायपोल मोमेंट में पोलर नॉन पोलर पहचानना, उसके आगे की चीजें। अब आगे भी कोई भी एप्लीकेशन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है, क्योंकि आपने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डायपोल मोमेंट यदि सीख लिया है, वेक्टर एडिशन का कॉन्सेप्ट आपको पता है, तो एवरीथिंग विल बी सिंपल। मॉलिक्यूलर शेप्स आप निकालना जानते हैं। बस यहां पर देखोगे जैसे रीजनिंग वाला क्वेश्चन आया तो हर एक पॉइंट में कुछ अलग तरीके से एक ही बात को पूछा है, लैंग्वेज बदल दी। नॉन पोलर पोलर मॉलिक्यूल का कंपैरिजन, डायपोल मोमेंट के जीरो या नॉट जीरो होने का कंपैरिजन, बात एक ही है। जीरो डायपोल मोमेंट मतलब नॉन पोलर, नॉन जीरो वैल्यू मतलब पोलर हो गया।
फिर एक जगह पूछा है कि डिफ्लेक्टेड एंड नॉट डिफ्लेक्टेड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। लैंग्वेज बदल दी, बात वही है। जो डिफ्लेक्ट होगा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में वो पोलर होगा, जो डिफ्लेक्ट नहीं होगा वो नॉन पोलर होगा। सो द थिंग्स आर ऑल सेम, केवल लैंग्वेज बदल दी है। तो मैंने आपको सभी वर्ड्स जो जो पूछे गए हैं आज तक वो मेंशन किए हैं, जिससे कि आप फैमिलियर रहें कि कोई नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होने ना होने की बात करे तो भी वो डायपोल मोमेंट से रिलेट करना है। पोलर नॉन पोलर वर्ड यूज हो तो भी वो डायपोल मोमेंट की बात है। जीरो नॉन जीरो वैल्यू की बात हो डायपोल मोमेंट की तो वो तो डायरेक्ट ही डायपोल मोमेंट ही बोल रहा है। और ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको स्ट्रक्चरल डिटेल से देना है। पहला, BF3 इज नॉन पोलर क्योंकि BF3 ट्राइगोनल प्लेनर है। NF3 इज पोलर क्योंकि NF3 ट्राइगोनल पिरामिडल है। तो BF3 NF3 में एक नॉन पोलर है और एक पोलर है क्योंकि ये ट्राइगोनल प्लेनर है जबकि ये ट्राइगोनल पिरामिडल है। रीजनिंग आप ऐड करते जाइए, चेक करिए यही रीजनिंग आपने ऐड की है या नहीं। बेटा राहुल, आप अपने ग्रुप पे जो मेंटर्स हैं डायरेक्टली आप उनसे अपना मैसेज सेंड करके ये चीज रखें। रिपीटेडली यहां पर एक स्टेटमेंट चैट बॉक्स में डालने से कोई मतलब नहीं है। इफ यू हैव एनी कंसर्न you can ask your mentors. Right. बेटा केस नंबर 2 लेते हैं। डायपोल मोमेंट ऑफ SF6 is 0 but that of SF4 is not 0. You just again explain the shapes. शेप जैसे ही आप समझाएंगे ऑटोमेटिकली वेक्टर एडिशन का कॉन्सेप्ट वहां पर आप यूज करके बता देंगे कि ये परफेक्टली ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री वाला मॉलिक्यूल है जबकि SF4 सीसॉ शेप्ड होता है। सो दैट विल बी द एक्सप्लेनेशन। अगले पॉइंट में XCF4 और SF4 का कंपैरिजन है। तो XCF4 स्क्वायर प्लेनर होता है, स्क्वायर प्लेनर, एंड द क्राइटेरिया इज स्क्वायर प्लेनर के साथ यदि बॉन्डेड एटम आइडेंटिकल है तो डायपोल मोमेंट 0 आ जाएगा। SF4 सीसॉ शेप्ड होता है। तो इन सभी के शेप ऑलरेडी अपनी लिस्ट में भी अवेलेबल हैं और इनको हम अदर वे भी देख चुके हैं कि किसका 0 होगा किसका नॉन 0 होगा। ऑलमोस्ट ये वही सारे एग्जाम्पल है जो अपने पास इससे पहले की लिस्ट में भी आ चुके हैं। जहां नया है मैं उसको डिटेल में इलेबोरेट करूंगा। PCl3 इज डिफ्लेक्टेड एंड PCl5 इज नॉट डिफ्लेक्टेड। PCl3 ट्राइगोनल पिरामिडल है, PCl5 ट्राइगोनल बाय पिरामिडल है। तो ट्राइगोनल पिरामिडल में रिजल्टेंट वैल्यू 0 नहीं आएगी, जबकि PCl5 ट्राइगोनल बाय पिरामिडल में पूरा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनेगा, वेक्टर एडिशन का रिजल्ट 0 आ जाएगा। ऑल राइट, नेक्स्ट टू दैट अमोनिया हैज हायर वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट देन NF3। बेटा ये एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो जेई में बहुत पहले आया था और खास बात यह है कि इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन रिपीट भी हुआ। जब जेई में एक क्वेश्चन आया था तो उन्होंने पूछा था कि NH3 और NF3 में से डायपोल मोमेंट किसका ज्यादा है और क्यों है, दोनों बातें पूछी थी। सब्जेक्टिव पैटर्न पे था क्वेश्चन, इसलिए मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई करके दिया। मैंने आपसे सीधे सिर्फ रीजनिंग पूछी जबकि फैक्ट मैंने खुद आपको बता दिया। और यहां कुछ खास बातें, इंटरेस्टिंग पॉइंट्स पे फोकस करना कि क्या है इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बारे में। बेटा दोनों केस में नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिड है, ट्राइगोनल पिरामिडल शेप है दोनों मॉलिक्यूल्स के, लाइक दिस एंड लाइक दिस। और इसके बाद अभी मैं कुछ खास पॉइंट्स बता रहा हूं, उन पे ध्यान देना। पॉलिंग स्केल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन की यदि देखी जाए तो ये 2.1, 3 और 4 है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डेटा पॉलिंग स्केल के लिए
मैंने आपको बताया। अब केयरफुली सुनना, डायपोल मोमेंट, चार्ज, डिस्टेंस और एंगल, इनसे हम रिजल्टेंट वैल्यू रिलेट करेंगे, राइट? जितना एन और एच के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, लगभग उतना ही एन और एफ का भी है। इधर 0.9 है, उधर 1 है, तो इट डज नॉट मैटर। और वैसे भी हमने डेसिमल के फर्स्ट पोजीशन तक ही इसको वैल्यू को बताया, ये और भी आगे तो काफी क्लोज वैल्यू आती है। तो चार्ज में फर्क नहीं है दोनों मॉलिक्यूल में, डिस्टेंस में भी नहीं है, डिस्टेंस यानी बॉन्ड लेंथ। एन और एच के बराबर ही इधर एन और एफ की बॉन्ड लेंथ भी होती है। और बेटा इंटरेस्टिंग बात, ना तो ई में डिफरेंस था, ना डी में डिफरेंस था, और ना ही थीटा में भी डिफरेंस है। इनके एंगल भी लगभग समान ही होते हैं। तो फिर भी डायपोल मोमेंट में एक बड़ा फर्क है दोनों में। अमोनिया का डायपोल मोमेंट ज्यादा है, इट हैज मोर डायपोल मोमेंट, और NF3 में इट हैज लेस डायपोल मोमेंट। तो सवाल आता है ऐसा क्यों? दैट इज इंटरेस्टिंग। बेटा यहां पर डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस है। एन और एच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की ज्यादा है, जिसके चलते तीनों बॉन्ड का रिजल्टेंट और लोन पेयर के कारण भी एक डायपोल मोमेंट क्रिएट होता है, क्योंकि चार्ज है और सेपरेटेड है बाय अ सर्टेन डिस्टेंस। तो जहां अपोजिट चार्ज और सेपरेशन बाय सर्टेन डिस्टेंस होता है, वहां डायपोल मोमेंट क्रिएट होता है। तो लोन पेयर की वजह से भी एक डायपोल मोमेंट यहां आएगा। यही बात यहां पर भी जरा सोचना बेटा। मैंने आपको बताया था कि डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। तो यहां डायरेक्शन का बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है, क्योंकि ये तीनों बॉन्ड का जो रिजल्टेंट होगा वो अपवर्ड होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ लोन पेयर होगा। आप मॉलिक्यूल अपसाइड डाउन टर्न भी कर दे तो कहना होगा कि तीनों बॉन्ड का रिजल्टेंट लोन पेयर के डायपोल मोमेंट में ऐड होगा, जबकि यहां तीनों बॉन्ड का जो रिजल्टेंट है वो डायपोल मोमेंट के लोन पेयर के डायपोल मोमेंट से माइनस होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट आएगी उसकी। तो यहां पर लोन पेयर के साथ तीनों का रिजल्टेंट ऐड हो रहा है, और यहां लोन पेयर और तीनों बॉन्ड का अपोजिट डायरेक्शन में आने के कारण एक कैंसलिंग इफेक्ट लगता है और लेस वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट होती है। इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल, और ये कई जगह पर कई टाइप के कंपैरिजंस में काम में आता है। सुशांत, शेप्स निकालने आने चाहिए जो तरीके बता चुका हूं मैं प्रीवियस लेक्चर्स में। इसे नोट कर लो, ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। दक्ष, जहां चार्ज हो अपोजिट और उनके बीच में कोई भी डिस्टेंस हो, तो चार्ज इनटू डिस्टेंस को ही डायपोल मोमेंट बोलते हैं। तो लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर और न्यूक्लियस, तो ये अपोजिट चार्ज हो गए। तो किसी भी मॉलिक्यूल में लोन पेयर का भी अपना एक डायपोल मोमेंट होता है। आप सोच सकते हैं कि जेई में पूछे जाने वाले क्वेश्चन कितने लॉजिकल होते हैं। जैसे कि ये सामने रहा एग्जांपल, उन्होंने तो ये भी पूछा था ना कि इन दोनों में ज्यादा किसका होगा और क्यों होगा। बेटा नंबर ऑफ बॉन्ड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा विक्रम, इट डजंट मेक अ डिफरेंस कि सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है। CO2 का केस था ना, जीरो डायपोल मोमेंट हो गया था, क्योंकि दोनों डबल बॉन्ड एक दूसरे के अपोजिट थे। ध्रुव, जो चल रहा है उसके साथ रहिए। ये कब स्टार्ट होगा, वो कब खत्म होगा वाली बातें आई डोंट लाइक।
कीप स्टडिंग व्हाट इज गोइंग ऑन, ये समझिए अच्छे से। ऑफ कोर्स इसकी रीजनिंग आप वेक्टर एडिशन से रिलेट करके बता सकते हैं, डायरेक्शन के बेसिस पे बता सकते हैं। फिजिक्स में आप लोगों ने वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ ही लिया है, सो आई नीड नॉट गो इन द डिटेल्स की कैसे यहां पर एंगल से रिलेट करते हुए और डायरेक्शन से रिलेट करके फाइनल आंसर मिलता है। बेटा अब इसके बाद है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सिस आइसोमर। अब इसमें हो सकता है कि ये टर्म आपको नहीं पता हो, सो नथिंग टू वरी। आप जरा समझें कि ये कौन से एग्जाम्पल के बारे में बात हो रही है। ये जो फॉर्मूला अभी मैं लिख रहा हूं बेटा, ये मॉलिक्यूल कहलाता है ब्यूटूइन, या 2-ब्यूटीन भी लिखते हैं हम कई बार, ब्यूटूइन है बेटा ये। एंड इट इज नोन टू एग्जिस्ट इन टू ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक फॉर्म्स। जो दो तरह से स्ट्रक्चर बन रहे हैं, ध्यान देना, ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहलाते हैं। अब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का क्या कॉन्सेप्ट है, डिटेल तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे, लेकिन बॉन्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें अभी आपने सीख ली हैं, जरा उन पर ध्यान देना। दोनों कार्बन sp2 हाइब्रिड है, इनके बीच डबल बॉन्ड है, दो एटम ये वाले और एक कार्बन इसके आसपास ट्राइगोनल प्लेन बनाते हैं। इस कार्बन के आसपास भी दो बॉन्डेड ये एटम और ये वाला कार्बन ये ट्राइगोनल प्लेन बनाएंगे। अब एक नया पॉइंट, छोटा सा पॉइंट मैं जोड़ रहा हूं, इस पे ध्यान देना, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप फर्दर रिलेट करने वाले हैं। दो एटम आपस में सिंगल बॉन्ड कैसे बनाते हैं, डबल बॉन्ड कैसे बनाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनाते हैं, ये बात हमने पहले की हुई है। इफ यू रिमेंबर, सिंगल बॉन्ड बनता है तो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग ऐसे होती है, डबल बनता है तो याद करो ऐसे फिंगर्स हमने क्रॉस करके समझा था कि एक एक्सिस के अलोंग होती है, एक एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है। ट्रिपल बॉन्ड होता है तो एक एक्सिस के अलोंग होती है और दो म्यूचुअली ऐसे परपेंडिकुलर हो जाते हैं इस एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो सिंगल बॉन्ड ऐसे, डबल बॉन्ड ऐसे, ट्रिपल बॉन्ड ऐसे। अब खास बात यह है, इसका रिजल्ट यह है कि जब दो एटम सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड हो, तो सपोज इस पेन को आप सिंगल बॉन्ड मान लीजिए, तो यहां पर एक पॉइंट ये होता है कि सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड एटम्स रोटेशन के लिए फ्रीडम होती है उनको, मतलब इधर वाला फिक्स होकर इधर वाला अपनी जगह पर एक्सिस पे घूम सकता है, इधर वाला फिक्स रहकर इधर वाला घूम सकता है, दोनों साथ में घूम सकते हैं, एक ही डायरेक्शन में घूम सकते हैं, अपोजिट घूम सकते हैं। दे हैव द फ्रीडम बिकॉज देयर ऑर्बिटल ओवरलैपिंग इज अलाउइंग दिस। पर जरा सोचिए कि यदि दो एटम आपस में डबल बॉन्ड बना ले, जैसा कि इन कार्बन के बीच हुआ, ऐसी ओवरलैपिंग, तो ये जो लेटरल ओवरलैपिंग होती है ये एटम्स को लॉक कर देती है। एक एटम फिक्स रहकर दूसरा अपनी एक्सिस पे अब घूम नहीं सकता, क्योंकि ऑर्बिटल ओवरलैपिंग हो चुका है सब तरफ से। एक एक्सिस के अलोंग हुआ है और एक एक्सिस के परपेंडिकुलर। अब एक्सिस के परपेंडिकुलर में भी दो लोब होते हैं, एक लोब ऊपर दिखाते हैं हम, एक लोब नीचे दिखाते हैं उस एक्सिस के अलोंग, इस तरह से। तो लॉक हो जाने के कारण ये जो ग्रुप्स है ना बेटा, ये कॉर्नर पे चारों, ये भी अपनी जगह पर लॉक हो जाएंगे, फ्रीज हो जाएंगे। और जब ये फ्रीज होंगे तो इस मॉलिक्यूल को मैंने ड्रॉ किया, तो पॉसिबल ये है कि इस कार्बन का CH3 और H, इस कार्बन का CH3 और H ये ऐसी पोजीशन पे है और इधर भी ऐसा ही कुछ हुआ। और बेटा क्योंकि ये ग्रुप्स लॉक्ड हैं, इसलिए एक दूसरी पॉसिबिलिटी है, जरा देखो, दूसरी पॉसिबिलिटी ऐसी वाली है। ऑर्गेनिक में GI मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बहुत डिटेल में पढ़ना है आपको। अभी केवल हमारी जरूरत है ब्यूट टू इनके दो सिस और ट्रांस आइसोमर्स क्या होते हैं, बस ये बताना था हमें। तो पहले वाले को सिस और दूसरे वाले को ट्रांस आइसोमर कहा जाता है। सिस मतलब आइडेंटिकल ग्रुप्स ऑन द सेम साइड, ट्रांस मतलब दे आर ऑन द अपोजिट साइड। अब आपने जो वेक्टर एडिशन सीखा है वो अप्लाई करिए एक प्लेनर स्ट्रक्चर में। इस कॉर्नर पे जो ग्रुप है
वो इस कॉर्नर पर नहीं है सिस वाले में, जबकि यहां पर है। तो जब आप वेक्टर एडिशन करने जाएंगे तो अपना फाइनल रिजल्ट आएगा कि यहां डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 नहीं है, ये पोलर नेचर वाला होगा, जबकि यहां डायपोल मोमेंट 0 आएगा और ये वाला एग्जाम्पल नॉन पोलर होगा। यहां पोलैरिटी के कारण मॉलिक्यूल्स का एक दूसरे के साथ अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा हो जाता है और बॉइलिंग पॉइंट इज हायर। क्वेश्चन यही है, जरा एक बार चेक करो कि सिस आइसोमर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है। आई एम रिपीटिंग, ब्यूटीन फॉर्मूला ऊपर लिखा है, पर आप स्ट्रक्चर का डिटेल देखोगे तो दो डबल बॉन्डेड कार्बन लॉक हो जाते हैं, रोटेशन का फ्रीडम नहीं होता, इसलिए जो जहां है वो वहीं फ्रीज हो जाएगा, और जो जहां है वो वहीं फ्रीज हो जाने के कारण हमें दो कॉन्फ़िगरेशनल पैटर्न मिलते हैं। और जब दो कॉन्फ़िगरेशनल पैटर्न होते हैं, अरेंजमेंट के दो टाइप्स पॉसिबल होते हैं, तो एक अरेंजमेंट में डायपोल मोमेंट 0 नहीं आता, जिसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ेंगे और इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, जबकि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। कोवेलेंट कंपाउंड्स में बॉइलिंग पॉइंट मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये बात अभी हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में। पर यहां तो दोनों का मोलर मास सेम है, तो मोलर मास सेम होने पर फिर पोलैरिटी डिसाइडिंग रोल प्ले करती है कि किसमें पोलर नेचर है, किसका नॉन पोलर नेचर है, लाइक दिस। So I hope you have written this example also. Let us come back to one more last case in this comparison. CH3F has less value of dipole moment. Important case है बेटा, इस पे भी ध्यान दो। यहीं पर मैं ड्रॉ करता हूं, एक ही एग्जाम्पल बचा है इस कैटेगरी का। तो बेटा CH3F और CH3Cl सब कुछ सेम है, बस फर्क है हेलोजन एक में फ्लोरीन है, दूसरे में क्लोरीन है। एक पुरानी बात याद करिए, अभी जो सामने भी लिखी है कि डायपोल मोमेंट डिपेंड्स ऑन दीज थ्री थिंग्स। चार्ज इनटू डिस्टेंस तो डायपोल मोमेंट होता ही है, और जब ओवरऑल मॉलिक्यूलर डायपोल मोमेंट निकालना हो तो हमें शेप और बॉन्ड एंगल को भी रिलेट करना है, वही वेक्टर एडिशन जिसमें कॉस थीटा टर्म आ जाती है, तो थीटा वैल्यू भी इंपॉर्टेंट है। अब दोनों मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल है, तो बॉन्ड एंगल वाली बात से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। पहले एक जनरल बात सुनिए, डायपोल मोमेंट जो कि चार्ज इनटू डिस्टेंस होता है, इसमें मैक्सिमम केसेस में, मैं बोल रहा हूं मैक्सिमम केसेस में, चार्ज डोमिनेटिंग रोल में होता है। चार्ज प्लेज द डोमिनेटिंग रोल in most of the cases for the dipole moment of the molecule. परंतु यहां पर CH3Cl वाले केस में कार्बन क्लोरीन बॉन्ड की पोलैरिटी कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड से थोड़ी कम है, मतलब E इन दोनों में इसका कम आ रहा है, पर यहां पर डिस्टेंस एक डोमिनेटिंग रोल प्ले करती है, क्योंकि बड़े एटम के साथ में बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। अपना दूसरा फैक्टर था बॉन्ड लेंथ वाला, यदि बॉन्ड ऑर्डर सेम हो तो एटॉमिक साइज जिसका लार्ज, उसमें बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है। तो बेटा इन दिस केस द स्पेशल केस यू कैन से कि जो मोनोहेलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं मीथेन के मोनोहेलोजन डेरिवेटिव, मतलब एक एच हटा के जब हेलोजन आ जाता है तो उसमें CH3F का डायपोल मोमेंट कम है और CH3Cl का ज्यादा है, क्योंकि यहां डिस्टेंस का डोमिनेटिंग रोल होता है।
मैंने जनरल बात क्या कही, ज्यादातर केसेस में चार्ज का रोल डोमिनेटिंग होता है, यहां डिस्टेंस का रोल डोमिनेटिंग है। इज दिस ओके? चेक करिए। यदि मोलर मास सेम हो तो राहुल, गुड। बुरहानुद्दीन, दैट्स गुड, आपका आंसर यदि सही है तो। यदि सिंगल स्टेटमेंट में मैं कहूं तो CH3Cl हैज अ ग्रेटर बॉन्ड लेंथ कंपेयर्ड टू CH3F for carbon chlorine bond, and that makes the higher value of dipole moment in this one statement reason. Bond length of carbon chlorine bond is greater than carbon fluorine bond and the dipole moment of CH3Cl is greater. पर मैंने आपको एक दूसरी क्लैरिटी ये दे दी है कि दो चीजें अपोजिट चलेंगी। जब बॉन्ड की पोलैरिटी बढ़ेगी तो लेंथ घटेगी, क्योंकि पोलर नेचर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से क्रिएट होगा। तो चार्ज और डिस्टेंस कॉमनली अपोजिट चलेंगे, तो ज्यादातर केस में डोमिनेट कौन करेगा? चार्ज। लेकिन इस पर्टिकुलर एग्जांपल में डिस्टेंस का डोमिनेंस हम देख रहे हैं। बेटा इसके बाद और आगे के क्वेश्चंस पे चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट। जरा चेक करिए इसका पहला एग्जांपल। वंस अगेन, ये जितने भी ऑर्डर है ना बेटा, सारे प्रीवियस ईयर जेई में आ चुके हैं सभी। तो फर्स्ट वाला ऑर्डर का आंसर देखो बेटा। फर्स्ट वाले ऑर्डर में आएगा BF3 लेस देन NF3 लेस देन NH3। देखो ये रिपीट हो गया। NF3 NH3 का केस अभी डिस्कस हुआ था, और BF3 ट्रायगोनल प्लेनर है तो जीरो है। रीजनिंग में भी हमने लिया था कि ये जीरो, ये नॉन जीरो क्यों है। रीजनिंग में हमने लिया इसका कम और इसका ज्यादा डायपोल मोमेंट क्यों है। तो ऑर्डर वाला आंसर तो अपने आप ही बन गया बेटा, राइट। कम टू द सेकेंड कंपैरिजन। सेकेंड वाला कंपैरिजन लेते हैं। सेकेंड कंपैरिजन है अपने पास ऑर्थो मेटा पैरा आइसोमर्स ऑफ डाइक्लोरोबेंजीन। अब बेटा अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको बहुत सारी पढ़नी है, तो वहां ये टर्म आप सीखेंगे। ये आपको हो सकता है किसी को नहीं भी आती हो या किसी को आती हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर ध्यान दीजिए, मैं बता रहा हूं कि ये क्या होते हैं। बेटा जैसे बेंजीन को C6H6 और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यदि स्ट्रक्चर में शो किया जाए तो हम 6 कार्बन को एक 6 मेंबर्ड रिंग बनाकर बताते हैं, हर एक के साथ एक एक H होता है। पर यदि हम उसको ऐसे शॉर्ट में रिप्रेजेंट करें तो इसको बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बोलते हैं। ये हो गए बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बेंजीन के लिए। मैं 3 बेंजीन के स्ट्रक्चर अभी ड्रॉ कर रहा हूं, आई मीन द बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। और उसके बाद हम पहले टर्म सीखेंगे, ऑर्थो मेटा और पैरा क्या होती है, OM और P जिनको शॉर्ट में बोला जाता है, वो टर्म्स क्या है, वी शैल अंडरस्टैंड इट। और फिर डायपोल मोमेंट वाली बात तो बड़ी आसान है, बस ये टर्म ही समझना खास है हमारे लिए, क्योंकि ये नई टर्म है अभी हमारे लिए। तो बेटा ये जो तीनों आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, अब मैं इसमें सब्स्टिट्यूएंट प्लेस करने जा रहा हूं बेटा। अभी तो सभी 6 कार्बन एक समान है, कहीं पर भी एक ग्रुप लगा दो आप। तो बेटा सपोज मैंने इसको यहां पर क्लोरीन दे दिया, तो ये है बेंजीन, पर अब ये है क्लोरोबेंजीन। ये बेंजीन है और ये क्लोरोबेंजीन है। इसको भी मैं पहले क्लोरोबेंजीन बना लेता हूं, इसको भी मैं पहले क्लोरोबेंजीन बना लेता हूं। लेकिन अब जब एक क्लोरीन ऑलरेडी आ चुका, तो अब सारी पोजीशन एक समान नहीं है। दूसरा एक और, यदि मुझे क्लोरीन लगाना है, H हटाकर क्लोरीन लगेगा, तो वह क्लोरीन
पास में भी हो सकता है, कार्बन जो नेबरिंग कार्बन है उस पर भी आ सकता है, या फिर ऑल्टरनेटिंग पोजीशन पे भी आ सकता है वो, या ऑपोजिट पोजीशन पे भी आ सकता है। जब फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं तो इसे ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट्स कहा जाता है, ऑर्थो पोजीशंस कहलाती है। तो 1 2 यानी पास पास ऑर्थो पोजीशन कहलाती है। 1 3 को मेटा बोलते हैं और 1 4 को पैरा बोलते हैं। ऑर्गेनिक में बहुत डिटेल में आप पढ़ेंगे, नथिंग इज डिफिकल्ट एट ऑल। अब हम तो आ जाएं डाइपोल मोमेंट के कॉन्सेप्ट पे। ये तो नाम वाली बात हो गई कि ऑर्थो मेटा पैरा आइसोमर्स ऑफ डाइक्लोरोबेंजीन क्या होते हैं। तो बेंजीन पे 2 क्लोरीन 3 तरह से प्लेस्ड हो सकते हैं और ये आइसोमेरिक फॉर्म्स हैं डाइक्लोरोबेंजीन के। तो बेटा यदि इसमें डाइपोल मोमेंट की बात करनी हो तो पहले वाले केस में जो दोनों क्लोरीन है उनका एंगल, पोलर बॉन्ड्स के बीच का एंगल 60 डिग्री है। इधर पोलर बॉन्ड्स के बीच का एंगल 120 डिग्री है और इधर पोलर बॉन्ड्स के बीच एंगल 180 डिग्री है। आई एम श्योर अब आप समझ गए होंगे कि हम आंसर क्या लिखने वाले हैं, क्योंकि इसका तो 0 ही हो जाएगा ना बेटा, इन दोनों के नॉन 0 होंगे। तो करेक्ट ऑर्डर है पैरा लेस देन मेटा लेस देन ऑर्थो। ये डाइक्लोरोबेंजीन के ये डाइक्लोरोबेंजीन के लिए डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर हो गया। डाइक्लोरोबेंजीन बेटा जितने मैंने ऑर्डर वाले क्वेश्चन दिए हैं ये सभी आईआईटी में पहले आ चुके, जेई में आ चुके, इसलिए हमें एक एक एग्जाम्पल को अच्छे से देखना है, समझना है और यह भी समझना है कि एप्लीकेशन कैसा आता है एग्जाम में। अगला जो कंपैरिजन है, पहले मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूं, इसमें CCl4 तो 0 होगा, CHCl3 उससे ज्यादा आएगा, CH2Cl2 और ज्यादा होगा, CH3Cl मैक्सिमम होगा। यदि हम अपोजिट चलें तो बेटर होगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है, तो जो मेन पोलैरिटी है दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ कार्बन क्लोरीन बॉन्ड। पर जैसे ही कार्बन क्लोरीन बढ़ते हैं तो धीरे धीरे इनका कैंसलिंग इफेक्ट लगता है, क्योंकि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्लोरीन की तरफ है। तो जितने क्लोरीन बढ़ते जाएंगे उतना कैंसलिंग इफेक्ट लगते हुए CCl4 परफेक्ट टेट्राहेड्रॉन बन जाएगा। तो 3 बॉन्ड का रिजल्टेंट चौथे बॉन्ड के अपोजिट इन डायरेक्शन आएगा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा, तो इसकी वैल्यू तो 0 आ जाएगी। सो दिस वाज अगेन वन ऑफ द क्वेश्चंस, वन ऑफ द कंपैरिजंस आस्क्ड इन जेई। आई रिपीट, यहां पर ये वैल्यू 0 आएगी, यहां पर ये वैल्यू मैक्सिमम आएगी डाइपोल मोमेंट की, क्योंकि बढ़ते हुए नंबर ऑफ क्लोरीन कैंसलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, एकदम 2 में 0 नहीं आ जाएगा, क्योंकि बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट में नहीं है, टेट्राहेड्रली अरेंज हो रहे हैं कार्बन क्लोरीन। तो बेस्ड ऑन दैट दिस विल बी द ऑर्डर। अभी बेटा मैंने एक और केस आपको बताया था, अब उसका ऑर्डर सुन लो। CH3I का डाइपोल मोमेंट सबसे कम है, CH3Br उससे ज्यादा है, और यहां हम सोचते CH3Cl का, पर एक्चुअली यहां CH3F है। CH3Cl का डाइपोल मोमेंट मैक्सिमम है। याद करिए इस वाले एग्जाम्पल को, अभी हमने बताया कि व्हाई डू वी हैव दिस पोजीशन ऑफ द मॉलिक्यूल। CH3F के कंपैरिजन में CH3Cl का डाइपोल मोमेंट ज्यादा है। ठीक है, ओके।
किसी को कोई डाउट इन एग्जांपल्स में जो ऑर्डर वाले सामने हैं? CH3Cl को हटा दें तो यहां पर चार्ज का डोमिनेंस है, जिसमें बॉन्ड ज्यादा पोलर उसका डायपोल मोमेंट भी ज्यादा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ज्यादा अंतर जहां होगा, डिफरेंस ज्यादा होगा, वहां डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा। बेटा आदित्य, इसके पहले ही तो मैंने बताया, और आदित्य ही नहीं, कई स्टूडेंट्स ये वाला कंपैरिजन फिर पूछ रहे हैं मुझसे। बड़े आश्चर्य की बात है बेटा, ये कंपैरिजन अभी तो यहां सीखा हमने, समझा, मेंशन किया था मैंने, सिंगल स्टेटमेंट में रीजनिंग कैसे करोगे। और इस केस को हटा दे तो बाकी में आप चार्ज के बेसिस पर, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर डायपोल मोमेंट डिसाइड कर रहे थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका एप्लीकेशन मैंने आपको नहीं बताया है, लेकिन अब मैं बताऊंगा। इस बात को आप नोट भी करिए और फिर हम उस क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे। यहीं पर अभी ही उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बेटा सबसे पहले एक डिटेल लिख लीजिए। डायपोल मोमेंट ऑफ कोवलेंट मॉलिक्यूल्स या कोवलेंट कंपाउंड्स can be used to determine the percentage ionic nature by using the formula percentage ionic is equals to mu observed into 100 by mu calculated, और जब आप कैलकुलेटेड लिखें तो उसके साथ ऐड करें फॉर 100% आयोनिक। यह फॉर्मूला यूज करके हम डायपोल मोमेंट के डेटा से परसेंटेज आयनिक नेचर इन अ मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं। मैं आपको पूरा क्वेश्चन भी अब समझाऊंगा जो अपने पास अवेलेबल है, और उससे हमने कैसे ये एप्लीकेशन फॉलो करना है ये भी बताऊंगा। पहले आप इतना नोट कर लें, देन वी कंटिन्यू आवर टॉपिक। जो अगला क्वेश्चन है उसको हम समझेंगे। बेटा जनरली क्वेश्चंस में ऑब्जर्व्ड वैल्यू गिवन है, मतलब जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वही ऑब्जर्व्ड वैल्यू है डायपोल मोमेंट की, और कैलकुलेटेड इज एक्चुअली कैलकुलेटेड थ्योरेटिकली होगा। पर ये कैसे होगा कि आप उस मॉलिक्यूल को 100% यदि आयनिक अज्यूम करते हैं तो उसका डायपोल मोमेंट कितना, ये वाली वैल्यू कैलकुलेटेड में आएगी। तो एग्जांपल के लिए यहां पर मैं यदि रखूं कि HCl, हम पढ़ चुके HCl इज एक्चुअली लाइक दिस, करेक्ट। ये पोलर मॉलिक्यूल है। यदि मैं इसको 100% आयनिक अज्यूम कर लूं तो HCl कैसा होता, H+ होता और Cl- होता, ठीक है ना। तो ये आयनिक फॉर्म हो गया। हमें इसके लिए ऑब्जर्व्ड डायपोल मोमेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है, और
इस स्थिति के लिए यदि हम सोचें तो डाइपोल मोमेंट क्या आएगा, ये निकालना होगा हमें, सो दैट हम यहां पर फॉर्मूला में रखेंगे और परसेंटेज आयनिक नेचर आ जाएगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, हियर आई राइट, हमें गिवन है म्यू ऑब्जर्व्ड 1.2 डी बाय, ये म्यू ऑब्जर्व्ड गिवन है बेटा, और म्यू कैलकुलेटेड ऑफकोर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो म्यू कैलकुलेटेड कैसे निकलेगा, चार्ज इंटू डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर। चार्ज कौन सा रखेंगे, तो चार्ज आपको रखना होगा यूनिट चार्ज। क्या आप सभी जानते हैं कि यूनिट चार्ज की वैल्यू कितनी होती है बेटा? यूनिट चार्ज की वैल्यू होती है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ी होगी आपने, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, या फिर यूनिट चार्ज होता है 4.8 इंटू 10 टू दी पावर -10 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स। सो इफ इट इज अज्यूम्ड टू बी 100% आयनिक, तो दोनों पर चार्ज का मैग्नीट्यूड 1 यूनिट का है। 1 यूनिट को यदि मैं कूलम में एक्सप्रेस करूं तो ये 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम है। और यहां पर बॉन्ड लेंथ देखी जाए तो बेटा बॉन्ड लेंथ कितनी है, जरा चेक करो। बॉन्ड लेंथ वहां पर गिवन है 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट, तो बेटा ये बॉन्ड लेंथ की वैल्यू डी भी गिवन है क्वेश्चन में, 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट। अब 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट होता है 10 टू दी पावर -10 मीटर, या फिर ये होता है 10 टू दी पावर -8 सेंटीमीटर। सो हियर आई एम यूजिंग 10 टू दी पावर -10 मीटर। और अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कन्वर्जन फैक्टर भी बताया था, 3.3 इंटू 10 की पावर -30, 3.3 इंटू 10 टू दी पावर -30 कूलम मीटर इज एक्चुअली 1 डी बाय। तो जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं, चेक करिएगा, तो ये आंसर आपको 4.8 डी बाय आंसर मिलेगा। यदि आप चाहें तो कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट को निकालने के लिए जो चार्ज इंटू डिस्टेंस आपने लिया, इसको सीजीएस सिस्टम में ले सकते थे, सीजीएस यूनिट्स में ले सकते थे। 4.8 इंटू 10 टू दी पावर -10, ये 1 यूनिट चार्ज की वैल्यू है, और डिस्टेंस इस वक्त आपको सेंटीमीटर में लेना होगी, तो 10 टू दी पावर -8 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय, मैंने आपको एक कन्वर्जन फैक्टर दिया था 10 टू दी पावर -18 ESU सेंटीमीटर इज 1 डी बाय। So if it is done, then again the answer is 4.8 डी बाय। आइए यूज करें यहां पर परसेंटेज आयोनिक नेचर निकालने के लिए। 1.2 इसकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू है डाइपोल मोमेंट की, इंटू 100 डिवाइडेड बाय 4.8 कैलकुलेटेड वैल्यू है, और यह आंसर आ जाता है 25। This is the final thing. Now, how did I get this 4.8 value? That has been explained here. Yes, Gopal, you are right. डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने से आयनिक परसेंट ज्यादा हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट भी ज्यादा आएगा।
यस अपूर्व, बिकॉज विदाउट एप्लीकेशंस लास्ट लेक्चर्स में तो सिर्फ थ्योरी हुई थी ना, बॉन्ड पैरामीटर्स की, डायपोल मोमेंट की। आज सारे एप्लीकेशन पता लगे, और एप्लीकेशन से हमें यह भी पता लगता है कि कोई क्वेश्चन कैसे पूछेगा हमसे। तो जो लिस्ट है उससे आप समझ सकते हो कि हम जो पढ़ रहे हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आएंगे। बेटा उधर अब अपना मॉड्यूल का भी बिगनर्स बॉक्स नेक्स्ट जो इन प्रॉपर्टीज पर बेस्ड है, डायपोल मोमेंट वगैरह पर, वो सॉल्व कर सकते हैं। यस, बिगनर्स बॉक्स 5। यस, म्यू ऑब्जर्व्ड क्वेश्चन में गिवन होता है बेटा, जो भी वैल्यू है डायपोल मोमेंट की उस मॉलिक्यूल की, वो ऑब्जर्व्ड वैल्यू ही कहलाएगी। और कैलकुलेटेड में, कैलकुलेट करने में भी क्या करना है, चार्ज तो फिक्स्ड ही है, 1 यूनिट ही लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि 100% आयनिक लेना है। तो बॉन्ड लेंथ का बस यूज करना है डी वैल्यू के लिए। ओके, yes, bond length would be given there। बेटा एक बस 2-3 मिनट का एक छोटा सा टॉपिक मैं लूंगा, उससे वो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ही हमने नहीं सीखा है, जो एक लास्ट क्वेश्चन है ना आपके पास। तो उसके लिए आप पहले तो हेडिंग दे दो। ये जो अभी हेडिंग हम दे रहे हैं, इसका एक इंट्रोडक्शन आज होगा और अगले लेक्चर में इसको हम पूरा करेंगे। तो आप हेडिंग दीजिए, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन इन कोवलेंट मॉलिक्यूल्स, इन कोवलेंट मॉलिक्यूल्स, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन इन कोवलेंट मॉलिक्यूल्स, ये आप मेंशन कर लीजिए हेडिंग। नाउ व्हाट इज द हेडिंग, ये भी पहले समझना है। कोवलेंट मॉलिक्यूल्स का इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, ब्रैकेट में आप लिख कर रखिए, ये जो कोवलेंट मॉलिक्यूल्स का इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है, इसी को वैंडरवॉल अट्रैक्शन के नाम से भी हम जानते हैं। वैंडरवॉल अट्रैक्शन, या वैंडरवॉल फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वर्ड भी यूज हो सकता है। स्पेलिंग देखकर लिखना है, ऐसे लिखा जाता है वैंडरवॉल। वैंडरवॉल अट्रैक्टिव फोर्सेस, नाम तो सुना है खैर हमने, लेकिन अब अभी जो बात हो रही है, लेट मी क्लैरिफाई व्हाट एग्जैक्टली इज द टॉपिक। पहले टॉपिक सुनो, समझो। सीएनजी सुनी है आपने? व्हाट इज सीएनजी? कैन एनीवन टेल मी? चैट बॉक्स में रिप्लाई करो। सीएनजी नहीं, मुझे फुल फॉर्म नहीं, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस तो फुल फॉर्म हुआ। तो क्या होती क्या है केमिकली, ये क्या है? मीथेन होती है ना? मीथेन होती है बेटा सीएनजी, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। सो दैट गैस हैज बीन कॉम्प्रेस्ड इन अ सिलेंडर। तो ये सीएनजी हम यूज करते हैं। तो जो सीएनजी होती है, अभी मैं उसी के एक सैंपल की बात कर रहा हूं कि सपोज एक सिलेंडर के अंदर कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस है, मतलब मीथेन है। तो अभी तक का जो टॉपिक था ना बेटा, उसमें हम बात कर रहे थे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बनने वाले बॉन्ड की, कि यहां एक कार्बन है, उसके साथ जुड़े 4 हाइड्रोजन है, उनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड बनता है। कार्बन अपना sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज करता है, हाइड्रोजन अपना s ऑर्बिटल यूज करता है, चारों एक जैसी ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनते हैं, मॉलिक्यूलर शेप टेट्राहेड्रल होता है, सारे बॉन्ड पैरामीटर्स एक समान होते हैं,
हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कोई भी एंगल चेक करें तो एग्जैक्टली 109 डिग्री 28 मिनट आएगा। ये सब बातें अब तक हो रही थी। बेटा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो कोवेलेंट इंटरेक्शन थी ना, उसको प्राइमरी फोर्स बोलते हैं, प्राइमरी फोर्स। और अब हम पढ़ने जो जा रहे हैं वो है सेकेंडरी फोर्सेस। सेकेंडरी फोर्सेस का मतलब होता है एक मीथेन के मॉलिक्यूल का, अब मैं बोल रहा हूं कि उस सिलेंडर के अंदर बहुत सारे मीथेन मॉलिक्यूल्स हैं बेटा, बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो जो एक एक CH4 यूनिट है वो अपने आसपास की बाकी CH4 यूनिट से कौन से फोर्सेस से एसोसिएटेड है। ऑफ कोर्स इट इज अ गैस, इसका मतलब तो यह हुआ कि उनके बीच फोर्स बहुत वीक है। तो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स का एक दूसरे के साथ जो अट्रैक्शन होता है उसे हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ये सेकेंडरी फोर्सेस में काउंट होते हैं, बहुत वीक अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं और इन्हें वैन डर वाल अट्रैक्शन कहा जाता है। इनके टोटल 5 टाइप हैं जो अगले लेक्चर में हमें पढ़ने हैं। टोटल 5 टाइप्स ऑफ वैन डर वाल अट्रैक्टिव फोर्सेस विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट लेक्चर। बट अभी एक बात जान लीजिए कि उन 5 टाइप में एक बात कॉमन होगी जो हम यहां पर नोट करके रखें। वैन डर वाल अट्रैक्शन या फोर्सेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वैन डर वाल फोर्सेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास होते हैं बेटा। दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। और यदि मोलर मास एक जैसा हो तो दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर सरफेस एरिया। दो छोटे छोटे एप्लीकेशन बताता हूं मैं, बात बहुत क्लियरली आपको समझ में आएगी। सुनिए, वैन डर वाल अट्रैक्शन के जो 5 टाइप है वो तो आएंगे अगले लेक्चर में, पर उन सब के लिए कॉमन बात कि यह अट्रैक्टिव फोर्स मोलर मास के साथ बढ़ता है और सरफेस एरिया के साथ भी ज्यादा होता है। यदि मोलर मास सेम हो तो सोचिए कि सरफेस एरिया ज्यादा किसमें है। एंड आई विल लेट यू नो। एक छोटी सी बात और जोड़ता हूं मैं बेटा, जो वर्ड मैंने यूज किया ना, प्राइमरी फोर्सेस एंड सेकेंडरी फोर्सेस, तो कहीं पर प्राइमरी फोर्स बने या टूटे तो केमिकल नेचर बदल जाएगा। आप सोचिए ना, मीथेन का प्राइमरी फोर्स मतलब CH बॉन्ड तोड़ दिया तो मीथेन मीथेन ही नहीं रहा। तो प्राइमरी फोर्सेस के बनने या टूटने से केमिकल चेंजेस आते हैं, जबकि सेकेंडरी फोर्सेस के बनने या टूटने से केवल फिजिकल चेंजेस आएंगे। एक मॉलिक्यूल दूसरे को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा और पास पास आ गए तो गैस से लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड से सॉलिड भी हो सकता है, अपोजिट भी हो सकता है। बॉन्ड टूटे, अट्रैक्टिव फोर्स सेकेंडरी वाले, तो जो लिक्विड है वो गैस बन जाएगा। करेक्ट है? तो हम बात सेकेंडरी फोर्सेस की कर रहे हैं। चलिए, तो बेस्ड ऑन दिस यदि इंटर पार्टिकल फोर्सेस ज्यादा हुए तो कंपाउंड्स का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा बेटा। एग्जाम्पल के लिए मैं यहां पर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपेयर करता हूं CH4, C2H6 और C3H8। बेटा मोलर मास बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। सो सिंपल, क्योंकि वैन डर वाल फोर्स बढ़ रहे हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में, और जितने मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट ज्यादा करेंगे उतना बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू ज्यादा होगी। उनको सेपरेट करने में हीट ज्यादा देनी पड़ेगी। बेटा इसी तरह बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हमें पढ़ना है एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। अब ये क्या कंपैरिजन हुआ बेटा? ये टर्म शायद आपने क्लास 10th में सीखी हो, शायद इसलिए क्योंकि सिलेबस में तो था, पर हमारे हाल हम खुद जानते हैं कि क्या होते हैं। तो बेटा मैं फिर भी बताता हूं आपको, जिन्हें नहीं भी पता है या पता है प्लीज सभी ध्यान से देख लीजिए। C5H12 जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, C5H12 molecular formula, C5H12 molecular formula can be used for different structural formula where CH3,
CH2 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 CH3, पांचों कार्बन एक लाइन में एक चेन में प्रेजेंट होंगे। आइसोपेंटेन का मतलब एक मिथाइल ब्रांच आ जाएगी और 4 कार्बन की चेन रहेगी। और नियोपेंटेन में क्या होता है, 3 कार्बन की चेन रहती है और 2 ब्रांच आ जाती है मिडिल कार्बन पे। ये इनके ऊपर लिखे हुए नाम कॉमन नेम फॉर दीज मॉलिक्यूल्स हैं, कंपाउंड्स हैं। हाइड्रोकार्बन स्ट्रक्चर में ध्यान से सुनना बेटा, तीनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मतलब मोलर मास सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर एक जैसे नहीं है। तो सरफेस एरिया का अंतर है। सरफेस एरिया जहां ज्यादा होगा, जहां ब्रांचिंग कम है सरफेस एरिया ज्यादा है, ब्रांचिंग बढ़ती है तो सरफेस एरिया घटता है। और बॉइलिंग पॉइंट इसलिए यदि हम इन तीनों में कंपेयर करेंगे तो बेटा ये डिक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो करेगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर। यहां मैंने पहले कंपैरिजन में मोलर मास का कॉन्सेप्ट लगाया, दूसरे कंपैरिजन में सरफेस एरिया का एप्लीकेशन बताया आपको। यही दोनों क्वेश्चन अपनी लिस्ट में वहां पर थे, राइट। तो आज के लेक्चर को यहीं रोकेंगे हम। इसमें वैंडरवाल अट्रैक्टिव फोर्सेस के टाइप्स हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में एक बहुत इंपॉर्टेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी कॉन्सेप्ट इसी मेन हेडिंग में कवर अप होगा। आज हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार आप सभी स्क्रीन देख लीजिए फ्रॉम द बिगनिंग, क्विकली मैं आपके सामने रख देता हूं। बहुत सारे बॉन्ड एंगल के कंपैरिजन थे अपने क्वेश्चंस में, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सेकंड, बेंड्स रूल के एप्लीकेशंस हैं हमारे सामने। ड्रैगोज रूल का एप्लीकेशन, प्योर पी ऑर्बिटल से बॉन्डिंग फॉस्फीन में ड्रैगोज रूल होता है ये। डाइपोल मोमेंट की बातें स्टार्ट हुई, NH3NF3 का बहुत इंपॉर्टेंट केस। डाइपोल मोमेंट कंटिन्यूड रहा। डाइपोल मोमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन और देखा हमने, परसेंटेज आयनिक नेचर कैसे निकाला जाए। और अभी वैंडरवाल फोर्सेस की बात हो रही थी, इनके टाइप्स हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी कॉन्सेप्ट नेक्स्ट लेक्चर में आ जाएगा। आज इतना ही, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।